नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। जरा वजन बूझे इन शब्दों का कि अमृत काल का विश्व पुस्तक मेला। सोच सकते हैं किताबों में अमृत इंडिया की अनुभूति का कितना बड़ा मौका। तभी मुझे भी लगा कोविड के बाद दिल्ली के इस पुस्तक मेले को देखना और बूझना चाहिए। बेटी श्रुति ने सुझाया तो मुझे लगा कि अमृत काल की बात है तो किताबों की दुनिया से ज्ञान के अमृत की मौजूदा दशा दिशा क्यों न चलकर बूझी जाए। भारत के हम लोग साहित्य व गैर साहित्य किताबों में इन दिनों क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं और लोगों की दिलचस्पी व रुझान क्या है। इसी बहाने 3-4 वर्षों में बदली नई दिल्ली को क्यों न प्रगति मैदान से भी समझा जाए। कहते हैं प्रगति मैदान नया हो गया है, नई दिल्ली नई बन रही है, वह विश्व राजधानी है, भारत विश्व गुरु है, भारत से दुनिया ज्ञान प्राप्त कर रही है, आदि आदि न जाने कितने जुमले। तो क्यों न हकीकत को समझा जाए। मार्च 2023 की एक शनिवार और मैं अमृत काल का भारत ऑब्जर्व करने नई दिल्ली पहुंचा। नई भूमिगत टनल से भटक उल्टे घूमते हुए प्रगति मैदान की सड़क पर पहुंचा। पहली बात, प्रगति मैदान की सड़क आई नहीं कि जिधर देखो उधर विश्व गुरु के दर्शन। हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशाल होर्डिंग। 2-3 जगह गुरु शिष्य परंपरा में बड़े चेहरे वाले नरेंद्र मोदी और उनके साथ छोटे चेहरे वाले योगी आदित्यनाथ के साझा होर्डिंग भी दिखलाई दिए। प्रगति मैदान के प्रवेश द्वार के बाहर भी नरेंद्र मोदी और प्रवेश के भीतर तो शुरुआत से आखिर तक का रास्ता सिर्फ नरेंद्र मोदी के फोटो और संदेशों से भरा हुआ। काशी तमिल समागमम से लेकर जिधर देखो उधर किताब और ज्ञान के महत्व पर मोदी जी के अमृत वचनों के इतने होर्डिंग पोस्टर कट आउट्स थे कि स्वयं स्फूर्त दिमाग का अचानक यह निष्कर्ष हुआ, भला अब और क्या जानना। जब भारत का अमृत काल नरेंद्र मोदी है तो समाज संस्कृति का शब्दों का आईना भी नरेंद्र मोदी है। देश काल समाज संस्कृति साहित्य को पढ़ने समझने के लिए भला अब पुस्तक खरीद कर पढ़ने की क्या जरूरत है। नरेंद्र मोदी को देखते सुनते पढ़ते रहो और अपने आप कौम नस्ल धर्म बुद्धि देश काल का खुलासा होता हुआ होगा। अब पढ़ना लिखना फिजूल है। न्यू इंडिया को किताबें छापना बंद कर देना चाहिए। भला न्यू इंडिया को क्यों सोचने विचारने लिखने विश्लेषण करने व शास्त्रार्थ और ज्ञान मीमांसा की जरूरत है। जब प्रधानमंत्री का श्रीमुख ब्रह्मांड लिए हुए हैं, वे जब विश्व गुरु है, ज्ञान गुरु है, ऑक्सफोर्डों व हार्वर्डों के हार्वर्ड है, पुस्तकालयों के पुस्तकालय है, अक्षर ब्रह्म है, तो हिंदुओं को पुस्तकों को जलाकर अपने अंतर्मन मन मस्तिष्क में बस मोदी जी की मूर्ति बैठा लेनी चाहिए। दिमाग ज्ञान की गंगोत्री हो जाएगा। पूछ सकते हैं मैं इतना महिमा मंडन क्यों कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि सचमुच नए प्रगति मैदान के प्रवेश से लेकर मेले के हॉल में घूमने के बाद गेट से बाहर निकलने तक मोदी जी मौजूद थे। आखिर में तो वे उस कटआउट में थे जो विजिटर को ललचा रहा था कि आओ मेरे से पुस्तक लेते हुए मेरे साथ फोटो खींचो, मेरे साथ सेल्फी लो और देश दुनिया के अपने दोस्तों परिवारजनों के ग्रुपों में अहोभाग्य के इस क्षण को अमृत काल का अमृत प्रसारित करो। उस नाते अमृत काल के पुस्तक मेले का पहला यह सत्य कि किताबों की दुनिया बाद में और विश्व गुरु प्रधानमंत्री के दर्शनों का मेला असल सत्य। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आखिर वे गुरु तो है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की होगी प्रोफेसरी, अटल बिहारी वाजपेयी ने की होगी तुकबंदी, जवाहरलाल नेहरू ने की होगी निर्गुट देशों की नेतागिरी, लेकिन अमृत काल तो नरेंद्र मोदी का, विश्व गुरु तो नरेंद्र मोदी। जब वे श्रीमुख में ब्रह्मांड लिए हुए हैं और वे हिंदू न्यू इंडिया के सृष्टिकर्ता है और अक्षर ब्रह्म स्थल पर यदि मां सरस्वती आउट और मोदी ही सिर्फ इन है, तो कुल मिलाकर यह दर्शकों का अहोभाग्य जो मेले की प्राप्ति में मोदी जी आत्मसात और उनके साथ में सेल्फी तय माने। मेले में जितनी पुस्तकें नहीं खरीदी गई होगी उससे असंख्य गुना मोदी जी के हाथों से पुस्तक लेते हुए लोगों ने अपनी फोटो खिंचवाई। क्या नौजवान, क्या महिला और क्या प्रौढ़ पुरुष
सब लपक कर मोदी जी से पुस्तक पाते हुए। और इस नज़ारे के मेरे कुछ मिनट के अनुभव में फोटो खिंचवाती भीड़ के हाथों में पुस्तक खरीदी होने का एक भी बैग या थैला नहीं देखा। बहरहाल मुख्य हॉल में प्रवेश से ठीक पहले मोदी जी जैसे ही बड़े होर्डिंग में दर्शनार्थियों को ज्ञान देते हुए धर्मेंद्र प्रधान के भी दर्शन हुए। कहते हैं प्रधान जी ने अमृत काल में न्यू इंडिया में न्यू शिक्षा बनाई है। उनका चेहरा देख मैंने तय किया कि हिंदी भाषी और हिंदी भाषा व भारतीय भाषाओं तथा सरकारी एनबीटी प्रकाशन विभाग जैसे सरकारी संस्थाओं के स्टॉलों से ज़रूर जानना बूझना है मुझे कि क्या कुछ नई शिक्षा में प्रकाशित है। मगर यह क्या, मुख्य प्रवेश द्वार से घुसते ही अंग्रेजी प्रकाशकों के स्टॉल। क्या मोदी जी के अमृत काल में हिंदी और भारतीय भाषाओं के स्टॉल पहले नहीं लगे होने चाहिए? अंग्रेजी के नामी प्रकाशकों का नंबर पहले और उनके स्टॉल में दर्शक भरे हुए। वैसे यूं भी शनिवार का दिन था, अगले दिन मेला खत्म होने वाला था, तो नौजवानों की आउटिंग टाइम पास का मूड अपने आप अंग्रेजी के स्टॉलों में भीड़ बनवाए हुए था। एक दो प्रकाशकों के यहाँ तो अंदर जाने की कतार भी। मेले की भीड़ ने अपना मूड बिगाड़ा, लेकिन अच्छा भी लगा। अंग्रेजी प्रकाशकों के हिस्से को ऑब्जर्व करते करते पिछवाड़े के हिंदी के इलाके में हम लोग पहुंचे तो खाली और फुर्सत से टाइम पास करते हुए दुकानदार मिले और उनसे बात करने का मौका बना। तब मैंने श्रुति को एहसास कराने के लिए स्टॉल छांटने और देखने शुरू किए। पहली बात जो मुझे खटकी वह यह कि इस अमृत काल की रियलिटी मेले के स्टॉल में भी झलकती हुई। संभव है ऐसा 10-15 सालों से हो रहा हो और मैं बहुत सालों बाद मेले में आया तो इसलिए भी चौंका। मुझे दलित, अंबेडकरवादी और आदिवासी प्रकाशनों की दुकानें दिखलाई दी तो फॉरवर्ड प्रेस, गौतम बुक सेंटर, बुद्धम पब्लिशर, इंडिजिनस बुक, दास पब्लिकेशन आदि नाम के दुकानें, बोर्ड। दूसरा सत्य, हिंदू धर्म के प्रकाशनों की भरमार और उनकी दुकानों में भी भीड़। जाहिर है अमृत काल का भारत सचमुच जात पात वाला और धार्मिक। पुराने प्रकाशक गीता प्रेस ने संभवतया रामायण, गीता, रामचरितमानस और चालीसा की बिक्री से मेले में सर्वाधिक कमाई की होगी। इनके अलावा आर्य समाज, वेद माता, गायत्री ट्रस्ट, पतंजलि, श्री श्री आदि के स्टॉलों का भी कोना बगल के तमाम नामी हिंदी प्रकाशकों से ज्यादा भीड़ को समेटे हुए था। एक अनुभवी जानकार ने बताया, यदि पुस्तक मेले में अमृतकाल को समझना है तो उसे हिंदी की धार्मिक किताबों और अंग्रेजी प्रकाशकों की मोटिवेशनल गाइड किताबों, कंपटीशन पुस्तकों की बिक्री और भीड़ से बूझे। तब मेरा सवाल था कि इन विषयों की कितनी किताबें बिकती होगी, तो जवाब था बहुत। बाकी साहित्य व गैर साहित्यिक किताबें कितनी बिक रही है, या कि पढ़ने की दिलचस्पी वाली पुस्तकें, हिंदी और भारतीय भाषाओं के लेखकों की पुस्तकें कितनी बिकती होगी, तो इस पर जवाब था लगभग नहीं के बराबर। मैंने हिंदी में सस्ता साहित्य सुलभ करवाने वाले एक बहुत पुराने प्रकाशक के मैनेजर से उनका खाली स्टॉल देखकर पूछा, क्या यहाँ किराए भाड़े जितनी बिक्री हुई? उसका सपाट जवाब था, संभव ही नहीं। मेला किताब खरीदने के लिए नहीं है, देखने के लिए, दिखाने के लिए। मगर भीड़ तो इतनी। उनका जवाब था, जरा इनके हाथों में देखिए, कितनों के हाथों में किताब है। मेरा उनसे अगला सवाल था, आपकी किताबें बहुत सस्ती है, साल में कितनी बिकती होगी? जवाब मिला, 200 भी नहीं। फिर उसने बताया, हिंदी का अच्छा से अच्छा प्रकाशक अधिक से अधिक अब 1000 किताबें छापेगा और उसमें भी पैसे लेकर आधी किताबें लेखक को टिका देगा, बाकी सरकारी बिक्री जैसे तरीकों से किताब बेची जाएगी। अन्यथा आमतौर पर अब 250-500 पुस्तकों का पहला एडिशन छपता है। पहले केंद्रीय राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान जैसे सरकारी संस्थानों से पुस्तकालयों की सीधी खरीद हुआ करती थी, पर मोदी राज ने उस व्यवस्था को लगभग खत्म कर दिया है। सब कुछ अब सचमुच खत्म। सन 2014 के बाद हिंदी और भारतीय भाषाओं के हम प्रकाशक कैसे जिंदा है यह हम ही जानते हैं। मगर हाँ, यदि अपने पर भगवा ठप्पा लगा लिया, हजारों की कीमत रखकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक जीवनी भी छाप दी, तो उसे सरकार लाखों की संख्या में खरीदेगी और पुस्तकालयों में बंटवा देगी। वह प्रकाशक मालामाल हो जाएगा। वही सरकारी संस्थानों में
अब जो कुछ छप रहा है वह 50-100 पेजों की जीवनियां और प्रधानमंत्री के भाषण। यह कुल हिंदी प्रकाशन की मौजूदा वास्तविकता है, वस्तु स्थिति है। मुझे इसका मोटा मोटी पहले से एहसास था, पर आज़ादी से पहले स्थापित एक पुण्यकारी प्रकाशन संस्था के मैनेजर की मुँह जुबानी जब वर्तमान को जाना तो मैं भी श्रुति के साथ बहुत हैरान हुआ। सोचने लगा, 2000 प्रकाशकों की दुकानों वाले मेले में अंग्रेजी दा प्रकाशकों को यदि छोड़ें तो भारत का अक्षर ज्ञान वापस उसी अवस्था में क्या नहीं पहुंच गया है जब भारत सिर्फ अतीत की स्मृति और सुनी सुनाई बातों से जिंदा था। बहरहाल मैं आगे बढ़ा और धर्मेंद्र प्रधान की न्यू शिक्षा में हिंदी पाठ्य पुस्तकों को तलाशने लगा। एनबीटी जैसी सरकारी संस्थानों के स्टॉलों में किताबों के कवर देखे, सब लगभग बेमतलब। सोचा यह सब तो अब हिंदी के विकिपीडिया पेजों में भी क्लिक करने पर उपलब्ध है। भला इंटरनेट की बेसिक जानकारी से तो अधिक ज्ञानवर्धक पुस्तकों का प्रकाशन होना चाहिए। इससे अच्छा होता प्रधान जी लुगदी साहित्य, चारण साहित्य या लंगूरों से घासलेटी साहित्य लिखवाकर अपने अमृतकाल की दस्तावेजी सामग्री बनवा देते। भला जीवनियों में क्या धरा। बहरहाल मेले में डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या कि तकनीकी विज्ञान की न्यू इंडिया की न्यू शिक्षा के हिंदी प्रकाशन नहीं दिखलाई दी। कुल मिलाकर मेला नहीं बल्कि नई इमारत, बादशाही उपस्थिति की शान से सजा धजा बाजार, और चाहे तो इसे युवा बाजार कहें या मीना बाजार, जिससे कई तरह के कनेक्ट, लेखक कनेक्ट, चाइल्ड कनेक्ट, युवा कॉर्नर, धर्म कॉर्नर, दलित कॉर्नर, स्त्री कॉर्नर की खनखनाहट में टाइम पास करते हुए दर्शक और खासकर नौजवान लड़के। बगल के थिएटर में भंगड़े पंजाबी धुन में नाचते गाते अमृतकाल की सांस्कृतिक का मजा लेती हुई भीड़ अच्छी खासी। तो मेले के ठीक बीच में भगवा दुपट्टाधारी ज्ञानवानों का मंच संचालन भी सुनाई दिया। अचानक माइक से सूचना प्रसारित हुई, रजत जी या कि रजत शर्मा आए हैं, वे आपका ज्ञानवर्धन करेंगे। जब मैं गीता प्रेस के भीतर भीड़ को समझ देख रहा था तो अचानक यह भी सुनाई दिया कि स्वागत कीजिए कुमार विश्वास जी का, वे गाएंगे और आप भी उनके साथ गाइए। बहरहाल आखिरी कोने के स्टॉलों से फ्री हुआ और गेट से बाहर निकला तो मोदी जी खड़े थे, मुझे अपने साथ फोटो का आमंत्रण देते हुए। पर मैंने उनके साथ सेल्फी नहीं ली। मगर हाँ, प्रगति मैदान से बाहर निकलते मुझे उनके कंट्रास्ट में इंदिरा गांधी और उनके शिक्षा मंत्री नूरुल हसन की जरूर याद हो आई। कभी मैं इन्हें शिक्षा के वामपंथीकरण के लिए कोसता था, मगर नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान व उनके अमृतकाल पर अब मैं क्या सोचूं? क्या शिक्षा और पढ़ने की जरूरत अब खत्म नहीं हो गई? यह कैसा मेला और किताब हो गई सेल्फी। बस इतना ही एपिसोड में यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.